सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से डेयरी कित्ते के बारे में। डेयरी कित्ते में हमने प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैसे गेन करनी है, कैसे उस प्रॉफिटेबिलिटी को, मुनाफे को जो है वो बढ़ाना है हमने, उसके बारे में हमें क्या क्या काम करने की ज़रूरत है और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। अगर हम इस चीज़ को जान लेंगे कि क्या फैक्टर हैं जो कि ज़्यादातर भाइयों को पता है लेकिन वो पूरा फिर भी प्रॉफिट वहाँ से नहीं निकाल पा रहे, क्यों नहीं निकाल पा रहे, उन विषयों पे हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आज का जो मेन टॉपिक है जी वो है कि फैक्टर्स फॉर मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो मिल्क प्रोडक्शन पे ही होना चाहिए कि मिल्क जब हमें कैसे ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है उसी से डेयरी व्यवसाय का जो मुनाफा है वो संबंध रखता है। नंबर वन जो चीज़ें हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें फैक्टर देखने पड़ेंगे कि उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर रहता है वो है एनर्जी, ऊर्जा, ताकत कि इसके बारे में हम जानेंगे, इसके क्या क्या स्रोत हैं और किन किन चीज़ों से एनर्जी जो है एनिमल को मिलती है, गाय या भैंस को मिलती है दूध उत्पादन के लिए। हाँ, यहाँ पे जो बातें होंगी सारी दूध उत्पादन के लिए होंगी। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन की क्या आवश्यकता है और प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेस हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, तो ये प्रोटीन कैसे एनिमल में काम करता है, किन बातों का डालते समय ध्यान रखना चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, इसके बारे में अगले टॉपिकों में बात होगी। और फिर मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स मेन हैं जो जरूरी चाहिए और कहाँ कहाँ से आएंगे, सबसे सस्ते सोर्स क्या रहेंगे, और उसके बाद विटामिन्स, विटामिन्स क्यों जरूरी हैं, कैसे प्राप्त होंगे, तो कौन कौन से उसके सोर्सेस हैं, तो ये सारी बातें होंगी। फिर आ जाती है जेनेटिक्स की नस्ल सुधार कौन सी होनी चाहिए, कौन सी बेस्ट नस्ल है, कैसे हम उसको नस्ल को सुधार सकते हैं, तो वो तरीके ब्रीड में जो इन्वॉल्व रहते हैं तो वो आएंगे। फिर आएगा कि क्लाइमेट, कि कौन से जगह पे कौन सा मौसम है, तो उसके मुताबिक हमने एनिमलों को रख रखाव कैसे करना है वो मैनेजमेंट में भी आ जाएगा और क्लाइमेट में भी उसको डिस्कस कराया जाएगा। और है कि डिजीज कंट्रोल, ये मेन जो है कि टॉपिक्स हैं, इन पे हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से तकरीबन रोज ही बात करेंगे, रोज ही आप किसान भाइयों से जुड़ेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किसान भाइयों के लिए नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अलावा जो छोटे मोटे हैं वो टॉपिक जो वो इन्हीं में कवर हो जाएंगे जी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, आज ही से शुरू करेंगे एनर्जी के ऊपर कि एनर्जी एनिमल को क्यों जरूरी है, कितनी एनर्जी चाहिए, कहाँ कहाँ और के क्या क्या सोर्स है। कि हम बात कर रहे थे कि एनर्जी में सबसे जो प्राइमरी सोर्स रहते हैं वो रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्स होते हैं एनिमल में एनर्जी के, और सबसे सस्ते सोर्स भी यही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फैट, ये महंगे होते हैं और क्योंकि रूमिनेटिक एनिमल है इसके पेट जो है ज़्यादा फैट से ख़राब हो जाता है, तो ये बहुत लिमिटेड मात्रा में दिए जाते हैं। दूसरा ये महंगे भी होते हैं, तो ये 2 से 5%, 6% मैक्सिमम तक कैटल फीड में दिए जाते हैं। तो उसके आगे आ जाता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जब एनर्जी की तरह यूज नहीं किए जाते, ये एनिमल के द्वारा अपने आप यूज कर लिए जाते हैं जब ये इनकी थोड़ी ओवर प्रोडक्शन होती है, जहाँ की ओवर फीडिंग होती है, तो तब ये प्रोटीन जो है वो एनिमल के द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये भी एक महंगा सौदा है फार्मिंग के लिए और एनिमल के लिए भी, क्योंकि इस पे भी उसको काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए। और आगे है फाइबर्स। फाइबर जो है उससे भी मेन जो है कैटल में एनर्जी जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स में सभी तरह के अनाज आते हैं जी। जो अनाज सभी तरह के हैं, जैसे मक्का, बाजरा, चावल में आ जाता है चावल का टोटा, जो भी सस्ती आइटम हो मिले वो, और जो उसमें आज गेहूं आ जाता है, गेहूं आ गया, जौ आ गए, और क्या बोलते हैं जवी आ गई। ऐसे बहुत सारे
और भी अनाज के, लेकिन जो मेन है उनमें मक्की बाजरा यही है जो प्राइमरी सोर्सेस हैं। इसमें जो भी सस्ता कम्बिनेशन बने एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी पर यूनिट के हिसाब से जो भी सस्ता हो उसको यूज़ किया जाता है। ऑयल्स में जो है वो प्योर ऑयल, सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी जहाँ फिर उसमें बाईपास फैट का यूज़ किया जाता है। बाईपास फैट का तब यूज़ किया जाता है कि जब एक लेवल से हमें और एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑयल के माध्यम से नहीं दे सकते, हमें रूमन से बाईपास करवा के उसको आगे भेजना होता है। तो तब बाईपास फैट का वो भी ऑयल से ही बनाई जाती है, तो उसको ऐसे ट्रीट करके बाईपास कर दिया जाता है कि वो र्यूमन में डिसॉल्व नहीं होती और सीधी वो अगले लास्ट चेम्बर में जाके पचती है, जहाँ एसिडिक मीडियम होता है वहाँ वो घुल जाती है। और ऑयल जितने सीड्स हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं एनर्जी के लिए। ऑयल केक्स हैं जिसमें सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनोले की खल, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑयल्स में भी यूज़ की जाती हैं। आगे आ जाते हैं जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के सोर्सेस रहते हैं सोया डीओसी। डीओसी का माने होता है जी जिस चीज़ से हमने पूरे का पूरा तेल निकाल लिया, वो सॉल्वेंट प्लांटों के द्वारा निकाल लिया जाता है। ये है जी सोया डीओसी। सोया डीओसी जो है, डीओसी का माने होता है सोया माने सोयाबीन। सोयाबीन का दाने से पूरा तेल जब निकाल लिया जाता है तो वो डी ऑयल्ड केक बन जाता है, कि जिस दाने से पूरा डी ऑयल्ड, उसको पूरा तेल खत्म कर दिया गया, निकाल लिया गया, खत्म नहीं किया गया, तो वो होता है डी ऑयल्ड केक। ऐसे ही मस्टर्ड का है कि मस्टर्ड के दाने से पूरा, मस्टर्ड की खल से पूरा तेल निकाल लिया जब जाता है तो मस्टर्ड डीओसी रह जाती है। तो ऐसे ही ग्राउंडनट की, मूंगफली की भी डीओसी आती है, और भी बहुत सारी डीओसी मार्केट में आती हैं। जैसे राइस ब्रान की डीओसी भी आती है, वो प्रोटीन का भी काम करती है और एक फिलर का काम भी करती है और एक फाइबर का काम भी करती है। तो इसमें तिल केक है, बिनोला है, मस्टर्ड डीडीजीएस है इसके अंदर। इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड ड्राई ग्रेन सॉल्युबल्स। ये मक्के के जो एथेनॉल बनाने वाले प्लांट हैं वहाँ से निकलते हैं। चावल के या अल्कोहल बनाने वाले जो प्लांट हैं वहाँ से ये डीडीजीएस जो है उनका बाई प्रोडक्ट है, वो निकलता है। ये वेट में भी आता है और सूखे में भी आता है जी। जो ड्राइड सूखा होता है और सारे सॉल्युबल्स के साथ, उसको डीडीजीएस बोला जाता है। और ब्रांच में आ जाता है जी कि जो बाहर वाली जो आउटर स्किन है किसी भी अनाज की, उसको छिलके को ब्रान कहते हैं जी। जैसे गेहूं का जो है उसको वीट ब्रान कहा जाता है। चोकर बहुत सारी बड़ी तादाद में यूज़ की जाती है। मक्के की चोकर जो मक्के का छिलका है, तो ऐसे और भी अनाजों की जो चोकर्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। दालों के छिलके जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे मूंग चूरी आती है, मूंग छिलका आता है, तो उसको यूज़ किया जाता है। चना छिलका, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइबर का रूप और एक हद तक प्रोटीन का काम करती हैं एनिमल में। तो ये है जी प्राइमरी। अब हम आगे बात करेंगे, अगले टॉपिक को लेके जाएंगे कि एनिमल को एनर्जी कितनी चाहिए होती है और इन अनाजों से हमें कितनी कितनी मिलती है, और पर डे की रिक्वायरमेंट एनिमल की क्या है ताकत की, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितनी ताकत चाहिए होती है पर लीटर, और उसको अपनी मेंटेनेंस के लिए कितनी ताकत चाहिए होती है रोजाना, और कितने वजन के एनिमल पे कितनी ताकत चाहिए होती है उसको जिंदा रहने के लिए, मेंटेनेंस। इसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे, तो आप अगले टॉपिक को जरूर देखिएगा।